आपके ऊपर पहला मुकदमा कौन सा लगा? दूसरा मुकदमा कौन सा लगा आपके ऊपर? हमें कुछ याद नहीं। कितने मुकदमे लगे ये तो याद होगा टोटल? ये भी याद नहीं। कितने आपने मर्डर अब तक किए होंगे ये याद है? नहीं, हमने कोई मर्डर नहीं किया, लेकिन कितने मुकदमे लगे ये हमें नहीं मालूम। मतलब मदन भैया अपने आप को पाक साफ मानते थे, कुल मिलाकर बात ये है। पाक साफ मानते नहीं, पाक साफ हैं। लेकिन मदन भैया जी, यही तो बाहुबली का खौफ होता है कि कोई गवाह उसके सामने खड़ा नहीं होता, कोई एविडेंस उसके खिलाफ नहीं होते, फिर मुकदमे छूट जाते हैं। अब इसको आप कुछ भी कहिए। व्यक्तिगत तौर पर हथियार कौन सा पसंद करते हैं? समय पे जो हथियार सामने आ जाए। इंटरनेट पर भी ये सवाल उपलब्ध है कि भाई विधानसभा के अंदर आपने डीपी यादव को थप्पड़ मार दिया था और उसकी गूंज इतनी फैली कि मुलायम सिंह खुश हो गए थे। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ना हिंसा में यकीन रखते थे, ना मदन भैया हिंसा में यकीन रखता है। बस मैं ये कह सकता हूँ। 2027 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि आरएलडी का जो भाजपा के साथ गठबंधन है वो रहेगा? देखिए, बड़े नेता की एक मजबूरी हो जाती है, बात वो सर समाज की करते हैं लेकिन जाति पे आके टिक जाती है। जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ जाना मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी? इसका कोई जवाब नहीं देंगे। अच्छा, योगी जी और अखिलेश यादव के बारे में कुछ कहना हो तो दोनों के बारे में एक शब्द बताइए। आज उत्तर प्रदेश के दो लोग प्रदेश में से अलग देश में देखे जा रहे हैं। उसमें एक योगी आदित्यनाथ जी है और एक अखिलेश यादव जी है। ये कड़वी सत्य है, यानी बड़ी बात है। बिल्कुल। आरएलडी में रहकर आप अखिलेश यादव की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। योगी जी से आपको डर नहीं लगता? क्योंकि आपकी बाहुबली वाली छवि है, आपको लगता नहीं कि किस दिन बुलडोजर आपके घर पे भी आके खड़ा हो जाएगा? देखिए, योगी जी पहले संत हैं। हाँ। संतों से किसी को डर लगता है? वो संत तो अभयदान देते हैं, अभयदान। जब इतने सारे बाहुबली मिलते हैं तो बातचीत क्या होती है सबके आपस में? बातचीत विकास की। अच्छा, क्या आपके क्षेत्र में ज्यादा विकास हो रहा है या हमारे में? मजाक कर रहे हैं आप ये? नहीं, हकीकत में पूछ लीजिए। जब बाहुबली मिलते हैं तो पूछ विकास की लीजिए, बात होती है। पूछ लीजिए, और क्या पूछ लीजिए। देखिए, मेरे कैमरामैन भी हंस रहे हैं, यहाँ जो आपके लोग बैठे वो भी हंस रहे हैं। पूछ लीजिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक मूल है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू होती है। सुनील बंसल, अमित शाह और न जाने कितने बड़े बड़े नेता जो एबीवीपी से निकले हैं, उसको राजभर गुंडा बताते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा पर करारा हमला नहीं है ये, भाजपा के मूल पर? सारे बीजेपी को मेरे पीछे कर दोगे, इसे रहने दो जो है। नंद किशोर गुर्जर के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? नादान। गैंगों का तो लगभग अस्तित्व खत्म है। कुछ जो गैंग बनाना चाह रहे हैं राजनीति का चोला ओढ़ के, हैं, प्रयास है उनका हम खत्म कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कहावत चलती है। कहावत है कि या तो यहाँ पर हल चलता है या फिर हाथ चलता है या फिर चलता है किसी का सिक्का। ये वो ज़मीन है दोस्तों जहाँ पर गन्ने की मिठास के अलावा तमंचे की गड़गड़ाहट खेत के एक ही मेड़ से उगती है। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहाँ पर संघर्ष और राजनीति दोनों एक साथ चलते हैं। दोस्तों, आज के शो में कहानी एक ऐसे किरदार की जिसका सियासी जीवन जेल की सलाखों के पीछे से शुरू हुआ। तिहाड़ जेल, साल 1991। जेल के बाहर 20 से ज़्यादा पुलिस वालों का गाड़ी का काफिला जेल के बाहर आता है और उस काफिले से उतरता है एक माननीय विधायक, जो सीधे जेल से विधानसभा पहुंचता है शपथ लेने के लिए। नाम मदन कसाना, लेकिन दुनिया उसको मदन भैया के नाम से जानती है। दोस्तों, ये वो मदन भैया हैं जिनके नाम से डीपी यादव भी बचता था। ये वो मदन भैया हैं कि एक बार जब इनकी डेथ की खबर गांव में फैली तो जो इनके कातिल थे उनको गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जैसी राजा वैसी प्रजा, यानी कि जो राजा का स्वरूप था वही प्रजा ने करके दिखाया। अब सवाल ये उठता है कि जो आज हमारी कहानी के किरदार हैं वो रॉबिन हुड हैं या फिर वो बाहुबली है या फिर सिक्के के दोनों पहलू इनके साथ जुड़े हैं। तो दोस्तों, सीधे इनसे बात करते हैं और समझते हैं इनके आपराधिक जीवन के बारे में और इनकी राजनीति के बारे में। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी अनुराग भाई, बहुत बहुत
धन्यवाद है। अब सवाल ये उठता है कि मैं आपको मदन कसाना कहूँ या मैं भी मदन भैया कहूँ? आप केवल भैया कह सकते हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मदन कसाना को मदन भैया सुनना कितना पसंद है और कैसे मदन भैया नाम आपका पड़ा? सवाल ये नहीं है मुझे क्या पसंद है, सवाल ये है जनता को या लोगों को क्या पसंद है। जनता भैया के रूप में मुझे जानती है, भैया के रूप में मुझे पहचानती है और मैं भैया के रूप में ही उनके सामने प्रस्तुत रहता हूँ। जी मदन जी, भैया भी दो तरह के होते हैं। एक तो जैसे रिलेशन में, गली मोहल्ले में भैया किसी को कहते हैं। एक भैया होते हैं बाहुबली वाले, जैसे पूर्वांचल में राजा भैया को आतंक के नाम से लोग जानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर पर जो लोनी इलाका है, यहाँ पर मदन के साथ भैया जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं इस भैया में आदर वाली बात नहीं आती। कहीं ना कहीं इसमें ये ऐसा लगता है कि भाई जो लोग बाहुबली बन जाते हैं वो अपने आप को भैया कहलवाना बहुत पसंद करते हैं। और मैंने आपके बारे में ये भी पढ़ा है कि जब आपने चुनाव आयोग में भी एक एफिडेविट दिया था कि मुझे उसमें भैया नाम ऐड किया जाए, क्या वो बात सही है? जी, चुनाव आयोग में तो एफिडेविट नहीं दिया था। हाँ। लेकिन वोटर लिस्ट में हमने कानूनी प्रक्रिया अपनाई थी और मदन भैया कहा गया था, मदन भैया नाम लिखा था। लेकिन कहानी हर कोई सुनना चाहता है भैया वाली। भैया नाम कैसे पड़ा? अनुराग भाई देखिए, एक तो भैया एक प्यार का नाम है, आत्मीयता का नाम है, और जो इसको बाहुबल से या किसी अन्य चीज़ों से जोड़ते हैं वो उनकी झेप है या खिसियाट है। जिसके साथ भी भैया लगा है उसे लोग भैया के रूप में मानते हैं। जैसे अभी अपने हमारे साथी राजा भैया का नाम लिया, उसे जनता चाहती है, हमारे लिए कहा तो वो तो मैं स्वयं क्या कहूँ, आप स्वयं देख रहे हैं। जो है कोई हम जो है स्टैम्प से तो बने नहीं हैं, हम जनता के द्वारा हैं। डेमोक्रेसी इज द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल हमारे ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। हम जो कुछ है जनता की देन है। आपको बाहुबली सुनना कितना पसंद है? सवाल देखिए पसंद नापसंद का नहीं है। अगर कोई किसी बात से कहने से खुश हो रहा तो उसे खुश हो लेने दीजिए। आप अपने आप को विधायक सुनना पसंद करते हैं या बाहुबली मदन भैया सुनना पसंद करते हैं? आपकी पसंद, व्यक्तिगत पसंद क्या है? मेरी व्यक्तिगत मदन भैया। ये बाहुबली नाम कैसे जुड़ा आपसे? मैंने खुद कहा बाहुबली, जब कोई और का आरोप ना बचे तो आप बाहुबली कहने लीजिए। नहीं, बाहुबली एक बहुत ही पौराणिक नाम है। जो मजबूत लोग होते थे, जिनकी बाहों में बल होता था, हैं, वो नाम जो महाभारत कालीन से प्रचलित है उसको बाहुबली कहा जाता था, महाबाहु कहा जाता था। लेकिन अफसोस एक जमाना ऐसा आया उसको लोग जो दूसरे नाम से जानने लगे, क्योंकि कलयुग का अंतिम काल चल रहा है। आपकी बाहों में कितना दम है मदन जी? ये तो मेरे विपक्षी से जाके पूछिए। किस किस को आपने दम दिखाया अभी तक? अब ये तो नाम बताना उचित नहीं है लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में जय पराजय के बाद जो है सब चीज़ें भूल जानी चाहिए। लेकिन जब आपने अपनी बाहों का बल अपने दुश्मनों को दिखाया तो दुश्मन नेस्तनाबूद हो गए थे, ज़मींदोज़ हो गए थे। क्या उस दौर का माहौल था? माहौल पॉजिटिव था। हमने पहले कहा जनता की आवाज़ थी, जनता की आवाज़ के ही कारण आज मदन भैया है। मदन जी, वैसे तो आपके बारे में इंटरनेट पर बहुत कुछ उपलब्ध है, लेकिन इंटरनेट पर भरोसा नहीं कि भाई कौन सी कहानी सच्ची हो, कौन सी झूठी हो। आज आप मेरे साथ मेरे शो में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हर आदमी आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा। मेरे पास जब मैंने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डाला कि आज मैं मदन भैया का इंटरव्यू करने जा रहा हूं, तो लोगों ने कहा अरे वही मदन भैया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहुबली हैं, वही मदन भैया जिनका बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स हैं उनसे पंगा चलता था, वही मदन भैया जिनका नाम सुन के डीपी यादव भी अपने घर में घुस जाता था। बताइए, ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं लोग। अब जो वो सवाल कर रहे हैं उन्हें तो आप जाने, जो आप सवाल आप हमसे करेंगे हम उसका जवाब देंगे। आपके ऊपर पहला मुकदमा कौन सा लगा और क्या किस कारण से लगा? मेरे ऊपर पहला मुकदमा प्रथम बार कुछ ग्रामीणों को जो बाट कहते हैं, जिसको खल बाट, जिसको चूरी, जिसको गाय भैंस का चारा है उसे, उसको कुछ किसानों को जबरदस्ती पुलिस वाले रोक रहे थे और हम उस वक्त पढ़ रहे थे। हमने कहा भाई ये इलीगल है,
तो उन्होंने कहा इनलीगल की परिभाषा आप हमें बताएंगे। हमने कि निश्चित बताएंगे, हम चोरी को छूने नहीं देंगे। और हमने चोरी को छूने नहीं दिया। वो हमारा पहला मुकदमा था। उस समय छात्र जीवन में पॉलिटिक्स भी करते थे या सीधे केवल पढ़ते ही थे? नहीं, केवल पढ़ते थे। हमने देखा भीड़ हो रही है, एक मतलब जो है बोगी हमारे यहाँ बोलते हैं, बोगी में जो है चोरी खल जा रहा था। किसानों को रोक के कुछ पुलिस वाले जबरदस्ती रोक रहे थे कि आप इस पर टैक्स दीजिए। उस वक्त चुंगी लागू थी। कौन सी क्लास में थे उस समय आप, और कौन सा स्कूल था आपका? उस वक्त हम इंटरमीडिएट में थे। अच्छा, लोनी में था वो? लोनी में थे, इसलिए हम पढ़े लिखे थे। हमें मालूम था चुंगी पे रोकने का अधिकार पुलिस को नहीं है, क्योंकि हमारा जो है पढ़ने में काफ़ी ध्यान था। लोग सोचते थे कि चुंगी और पुलिस जो है एक है, जबकि हमके मालूम था कि चुंगी और पुलिस एक नहीं है। हमने कि चुंगी वाले रोक सकते हैं, पुलिस वाले नहीं रोक सकते। वो कालांतर में मुलायम सिंह यादव जी ने एक निर्णय लेते हुए चुंगी समाप्त कर दी। तो वो हमारा पहला मुकदमा था। तो सीधे पुलिस से भिड़ गए थे गांव वालों के लिए आप? नहीं, हमने रोका, रोकने के बाद पुलिस वर्सेस गांव होगा। पुलिस वर्सेस गांव होगा। तो आपने भी पुलिस वालों को पीटा, बाहुबल दिखाया आपने उनको? नहीं, पीटा नहीं, उनकी बोगी निकल गई। पीटते तो मैं ही नहीं किसी को। लोग ऐसे डर जाते हैं आपसे मदन भैया के नाम से? डरते नहीं है। देखिए, गलत बात, गलत चीज का व्यक्ति ज्यादा देर तक समर्थन नहीं कर सकता। तो उस मुकदमे में क्या हुआ फिर? आप जेल गए या बाहर से बाहर जमानत हो गई आपकी? उसमें बाइज्जत बरी हो गई, बाहर से बाहर ही जो है। उसमें जो तत्कालीन थानाध्यक्ष थे, खुद उन्होंने स्वयं हमें बुलाया और उन्होंने कहा नहीं बेटा आपने बिल्कुल ठीक किया। ये हम इन लोगों का अधिकार नहीं था। उस सब इंस्पेक्टर को हमारे सामने बुला के डांटा। लेकिन एक परंपरा थी कि पुलिस से बोले, तो इसलिए लिहाज से उन्होंने जो एक मुकदमा बाद में लगा दिया, जिसकी वो पर उन्होंने थाने से ही जमानत दे दी। फिर तो पूरे इलाके में आपके नाम का डंका बच गया होगा कि भाई मदन भैया ने पुलिस वालों को भगा दिया, पुलिस वालों को झुका दिया। तो आपके साथ एकदम लोग जुड़ गए होंगे पूरे एकदम? नहीं, लोग तो देखिए डंका नहीं बजाया। हमने देखिए, हम शुरू से ही हमने महाभारत की स्टडी की है। उसके बाद हमने जो है इंटर से ही हमने मार्क्स को, समाजवाद को पढ़ा है। तो इसलिए हमें गलत चीज़ की, गलत सही की जानकारी थी और आज भी गलत सही की जानकारी है। दूसरा मुकदमा कौन सा लगा आपके ऊपर? उसके बाद हमें कुछ याद नहीं। कितने मुकदमे लगे ये तो याद होगा टोटल? ये भी याद नहीं। सरकार लगाती रही, हम झेलते रहे। अच्छा, कितने आपने मर्डर अब तक किए होंगे ये याद है? नहीं, हमने कोई मर्डर नहीं किया, लेकिन कितने मुकदमे लगे ये हमें नहीं मालूम। हमने किया इसलिए हमने छोड़ दिया। कागज में क्या लिख के आ रहा है हमने छोड़ दिया। आपके हलफनामे में मैंने देखा कि आपने हत्या का प्रयास, हत्या, डकैती तक के मुकदमे आपके ऊपर दर्ज थे, अपहरण के मुकदमे आपके ऊपर दर्ज थे। ऐसा कैसे संभव है मदन भैया जी कि भाई एक भी अपराध आपने नहीं किया? ऐसा इसलिए संभव है कि इसलिए ही सारे मुकदमे बाइज्जत बरी हुए हैं। आप देख लीजिए, अगर उसमें कुछ भी सच्चाई होती तो आज उसमें आदमी स्थितियाँ दूसरी होती। लेकिन मदन भैया जी, यही तो बाहुबली का खौफ होता है कि कोई गवाह उसके सामने खड़ा नहीं होता, कोई एविडेंस उसके खिलाफ नहीं होते, फिर मुकदमे छूट जाते हैं। अब इसको आप कुछ भी कहिए। देखिए, लोकतंत्र में ये एक पक्ष होगा। लोकतंत्र में अपनी एक होता प्रतिपक्ष, अपनी बात कहने का। आपने पक्ष लगा दिया, प्रतिपक्ष का जवाब आएगा, निर्णय जो है न्यायालय करेगा। और न्यायालय ने न्यायालय का निर्णय कर दिया। अच्छा, आपके जितने भी केस थे, एक भी केस में कोई गवाह सामने आया? नहीं, गवाह बहुत बनाए थे। हाँ। लेकिन वो झूठे थे, इसलिए गवाह सामने नहीं आए। अब कहा तो ये जाता है कि भाई मदन भैया का खौफ इतना था कि गवाह हॉस्टाइल हो गए, कोई मदन भैया के खिलाफ गवाही देने नहीं आया, इसलिए सारे मुकदमे छूट गए। ये भी एक पक्ष है। इसीलिए सरकार ने, आपने देखा वो सीआरपीसी में कुछ परिवर्तन किए हैं। आपको मालूम है क्या क्या परिवर्तन हुए सीआरपीसी में? काफ़ी हद तक और अच्छे किए हैं। देखिए, हम चाहते हैं इंडियन पेनल कोड, जेल मैनुअल से जितने भी जो है ब्रिटिश काल की चीज़ें हैं धीरे धीरे बदलनी चाहिए। वैसे तो कायदे में एक झटके में बदलनी चाहिए थी। आपको लगता है कि उस दौर में जब आपके मुकदमे कोर्ट में चल रहे थे, अगर सीआरपीसी में बदलाव हो जाता और ये जो गवाहों के सिस्टम में जो गवाह हॉस्टाइल होते हैं उनको सज़ा का प्रावधान होता, तो इतनी आसानी से मुकदमे नहीं छूटते आपके?
नहीं, अगर उस वक्त जो है ये तय हो जाता तो शायद हम पे मुकदमे नहीं लगते। अच्छा, ये भी पहलू है दूसरा। ये भी पहलू है। कैसे समझाइए थोड़ा सा। सवाल ये है कि देखिए उस वक्त जो है आईपीसी और सीआरपीसी ब्रिटिश लोगों के लिए बनाई गई थी। इसे आप दूसरे साधारण शब्दों में ये समझ लीजिए, हिंदुस्तान में 303 की गोलियां चलाई जाती थी उस वक्त। और ब्रिटिश में जो है, इंग्लैंड में जो, वहीं पर उस वक्त जो है रबड़ की गोलियां चलाई जाती थी। यानी कि वो चाहते थे मारो भी लेकिन प्यार से, और हमारे यहाँ मारो तो जिबह कर दो। तो इस तरह से समझ लीजिए आप जो है। तो इसलिए शायद हम पे मुकदमे ही नहीं लगते। अच्छा, जिस दौर की आप मदन जी बात कर रहे हैं, उस दौर में महेंद्र फौजी, सतवीर गुजर, इन दोनों गैंग्स में काफ़ी वैमनस्य रहता था, एक दूसरे को लोग मारते थे। उस दौर का कोई किस्सा आपको याद है? नहीं, किस्सा कोई याद नहीं है। हमने एक अपील की, हमने कि भाई इस पूरे खेकड़ा क्षेत्र को, क्यों खेकड़ा क्षेत्र में उस वक्त जो है बागपत से स्टार्ट होता था, पूरा खेकड़ा बागपत का हिस्सा आता था, लौनी और साहिबाबाद तक आता था। हमने कि आप जो है आतंक की धारा को छोड़कर मुख्य धारा में आइए, और उस वक्त काफ़ी लोग मुख्य धारा में आ गए। आज चाहे कोई कुछ कहे जाओ, लेकिन लौनी को खुशहाल करने का, खेकड़े को खुशहाल करने का उस वक्त हमारा सपना पूरा हुआ। लौनी खुशहाल हो गई। अच्छा, आपने सतवीर गुजर और महेंद्र फौजी दोनों को समझाया था? अपील की थी निश्चित रूप से। जो है देखिए, जब क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र का कोई लोग गलत हो जाता है तो ये आप ये कहने में ऐसे नहीं जानता, ये कोई बात नहीं है। जानना पड़ता है। कुछ छिप के जानते हैं, कोई ओपन जान लेते हैं। छिप के भी लोग मिलते हैं। तो आप मदन भैया का सपोर्ट किसको था सबसे ज़्यादा, महेंद्र फौजी को या सतवीर गुजर को? देखिए, दोनों मेरे पड़ोसी गांव के थे, इसलिए मैं तो इस मामले में न्यूट्रल था। लेकिन मैं चाहता था शांति हो, अमन हो, और अमन और शांति हो गया। एक मुस्लिम गैंग भी था जो राशिद गेट जो यहाँ पर है, उसके बारे में बड़ी कहानियाँ बताई जाती थी। मुस्लिम गैंग से भी? नहीं, गैंग नहीं था। वो भी मतलब जो है एक लोग थे। अब ये तो जिस तरह की भावनाएं चल गई, गैंग नाम रख दिया गया। वो भी गैंग नहीं था। राशिद गैंग था ना शायद? नहीं, कोई गैंग नहीं था। कोई मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड भी गैंग नाम से, राशिद गैंग नाम से कोई रजिस्टर्ड नहीं है। राशिद जी एक मतलब जो है सम्मानित नागरिक थे जो यहाँ पे हैं। उनके ही एक सम्मानित जो है चेयरमैन रहे थे जो है। उसके बाद जो है दूसरे सम्मानित जो है चेयरमैन जो है जगमाल जी रहे थे। ये छोटी मोटे अंतर विरोध थे, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा नहीं था। सतवीर गुजर और महेंद्र फौजी ने एक दूसरे के कितने लोग मारे होंगे, कुछ याद है उस दौर की कहानी आपको? कोई ऐसी कहानी जिसने मदन भैया के दिल को झकझोर कर रख दिया हो? नहीं, दिल को तो देखिए झकझोरा तभी हमने अपील की पे मारकाट बंद होनी चाहिए। क्यों उस वक्त का मतलब जो है आपको ध्यान हो, ये वही दौर था जब मुलायम सिंह जी पर आरोप लगाया गया था कि मुलायम सिंह जी जो है कि उन्होंने अपील की थी कुछ जगह पे। तो मुलायम सिंह जी के उस वक्त ये शब्द थे, क्या मतलब बुरे लोगों को सुधारना कोई विनोबा भावे जी का ही काम है? तो हम भी उसी विचारधारा के हैं। अगर कोई बुरे लोग सुधर के मुख्य धारा में आ रहे हैं तो वो कोई केवल जो है किसी एक शख्स का काम नहीं है, हर नागरिक का काम है। और कोर्ट भी यही कहती है, न्यायपालिका भी ये कहते हैं, बड़े बड़े नेता भी ये कहते हैं भाई आप सुधर जाओ, क्योंकि है तो भारत के नागरिक। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर दर्जनों मुकदमे थे वो दूसरे को सुधारने चला था। इसका फैसला देके दो ही लोग करते हैं, न्यायालय या जनता का न्याय। दोनों न्यायालयों से जब हम लोग बरी हैं तो हमें कोई है क्या डर है? मतलब मदन भैया अपने आप को पाक साफ मानते थे, कुल मिलाकर बात यह है। पाक साफ मानते नहीं, पाक साफ हैं। मदन भैया ने कभी अपने हाथ से कोई मर्डर नहीं किया, चाटा भी नहीं मारा। अच्छा, एक कहावत आपके बारे में कही जाती है कि मदन भैया ने अपने हाथ से कुछ नहीं किया, उनके इशारों पर काम हो जाते थे। चलिए, कुछ ना कुछ तो मतलब जो लोगों को मसाला चाहिए। एक इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह का नाम आपने सुना होगा उस दौर में। जी। आपके संबंध कैसे थे उनसे? मेरे कोई संबंध नहीं थे उससे। सुनते थे कि वो अपराधियों के साथ था, बस। अपराधियों के साथ रहते थे? साथ थे। किस अपराधी के साथ रहते थे? मदन वो जनरली थे, जनरली जैसे लोग बताते हैं। बाकी मेरा कोई उनसे कोई आमना सामना कभी नहीं। आपने जिला गाजियाबाद मूवी देखी, आपके लोनी इलाके के ऊपर बनी है वो? सुनी है।
मूवी देखने का थोड़ा शौक कम है। अच्छा भाई, जो आपके दौर के समय की मूवी थी उस फिल्म को नहीं देखी, ऐसा कैसे हो सकता है? मदन भैया ने मूवी क्यों नहीं देखी वो? जनरली मैं बहुत कम देखता हूँ, फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा, उस मूवी में सतवीर गुर्जर का नाम था, राशिद का नाम था, महेंद्र फौजी का नाम था, लेकिन उस डायरेक्टर ने मदन भैया को पिक्चर से आउट कर दिया। अच्छी बात है करना चाहिए, क्योंकि उस पिक्चर से मदन भैया को आउट करने का मतलब है या तो डायरेक्टर भी डर गया कि भाई मदन भैया आज भी जिंदा है तो उनका नाम लेना ठीक नहीं है। हाँ, इसके दो पहलू है। दूसरा पहलू है, एक तो आपने बता दिया, दूसरा पहलू है कि डायरेक्टर साहब को वास्तविकता पता चल गई तो डायरेक्टर साहब ने हर छोटे बड़े किरदार के बारे में उसमें बात की। आपका पंचायत में भी नाम नहीं आया, बस उस गांव में पंचायत भी हुई थी महेंद्र फौजी के और सतवीर के बीच में, तो पंचायत में भी आपका नाम नहीं आया उसमें कि भाई चलो मदन भैया का नाम पंचायत में तो डाल दो कि भाई दोनों के बीच समझौता करा रहा है, लोनी में मार काट ना हो, अपराधी सुधर जाएं, उसमें भी नाम नहीं डाला। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? बस वजह यही है, मेन वजह है, उन्हें वास्तविकता मालूम थी। एक दिल्ली में एनकाउंटर हुआ था साल 2001 में आई थिंक, उस एनकाउंटर में आपका नाम आया था, क्या मामला था? देखिए, हमारे नाम इतना इन लोगों ने बहुत चर्चित कर दिया था जी। जब इन्हें अपना कोई डिफेंस लेना होता था हमारा नाम ले लेते। भाई ऑन रिकॉर्ड हमारा उसमें कुछ नहीं, कोई नाम नागरिक के नाते सब चीज़ है, तो वो सब चीज़ें मालूम है वो जो है उस वक्त। और फिर हम लोग तो मदद करने वालों में हैं, हम लोग मदद करने वालों में हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ गलत तरीके से ना हो, तो उसमें ज़रूर हमने भी ये तो सुना है, लेकिन हमारा उसमें कोई मतलब जो है केवल नाम आया, लेकिन नाम आके ही रह गया। बुलेट प्रूफ कार का वो क्या किस्सा है जो आपने चुनाव आयोग से भी परमिशन मांगी, जिला प्रशासन से आपने मदद मांगी? बुलेट प्रूफ कार का किस्सा सबसे अच्छा ये आपके ने स्वामी कहा, ये है कि हम कानून में विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं इसलिए तो हमने परमिशन मांगी, बिना परमिशन के तो नहीं। आप समझ लगा लीजिए। जिस मदन भैया के खिलाफ आप कह रहे हैं कि झूठे मुकदमे लगे, तो उसका दुश्मन कैसे कोई पैदा हो गया, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मदन भैया पाक साहब भी है, कानून पसंद व्यक्ति है, इस ऊपर से बुलेट प्रूफ भी की भी डिमांड करता है वो। इस सवाल का जवाब तो पुलिस का इंटेलिजेंस ही दे सकता है, लेकिन अपने जो है सेल्फ डिफेंस हमें जो हमारे शास्त्र भी सिखाते हैं। आज भी बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते हैं? अब कुछ चीज़ें नहीं बतानी चाहिए रणनीति है, वरना वो दुश्मनों को पता लग जाएगी आपके। नहीं, दुश्मन तो हम किसे मानते नहीं, लेकिन सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। एक सवाल ये है कि 70 पुलिस वाले आपके घर के आसपास थे, घर के अंदर आ गए थे, एसटीएफ भी आपके घर के अंदर मौजूद रही, क्या मामला था? मामला ये था, राजनीतिक प्रभाव से हम लोगों को दबाया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो विफल होगा, जनता ने विफल कर दिया। कैसे विफल कर दिया, थोड़ा समझाइए। विफल ये करा कि वो आए, वो क्या उन्होंने खुद स्वीकार करा, हम तो गलती से आगे साहब जो है, हम तो किसी को ढूंढते आ रहे थे जो है, हम नहीं चले, बहुत अच्छा ढूंढ के चले गए। जब देखा कहीं उनके पास ऐसी शिकायत थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े माफिया को आपने अपने घर में पनाह दे रखी थी? अब जो भी शिकायत हो, लेकिन हमसे तो कहा जी हम गलती से आ गए। और बाकायदा उस वक्त के सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस ने ये स्वीकार किया कि हमारे यहाँ मदन भैया के जाने का हमारी फोर्स गलती से चलेगी, कोई प्लान नहीं था। 2001 में जो आपके ऊपर हमला हुआ था, उसके पीछे कौन था? उसके पीछे जो तत्कालीन राजनीतिक लोग थे, क्योंकि उस वक्त हम तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ थे जो है, और भाजपा सरकार के खिलाफ में उसी वक्त ये दौर में हुआ था जो है। तो आइडेंटिफाई हुए दुश्मन आपके? वो सब आइडेंटिफाई पुलिस ने किए। क्या दुश्मनी थी उनसे आपकी? नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं हमने बताया नहीं, वो तो एक तो मतलब राजनीतिक साजिश के तो लोग थे जो है, वो सब चीज़ें मालूम है उनको, बाकायदा सभी राजनीतिक मतलब पुलिस ने ही पंचनामे भरे हैं, पुलिस ने ही सारे काम किए हैं। फिर जो है यहाँ पर 1 लाख का मोब था, पूरा 1 लाख के लगभग जो है। सीरिया पहलवान कौन था? सीरिया पहलवान जो गोकलपुर गांव के रहने वाले थे जो है, बहुजन समाज पार्टी से वो प्रथम चुनाव लड़े थे जो है, वो हमारे यहाँ भी आसपास उनका आना जाना था, काफ़ी आना जाना था जो है। अच्छे आदमी थे, जब मायावती जी जैसी टिकट दे रही तो अच्छे व्यक्ति थे निश्चित रूप से जो है।
अच्छा, मायावती अगर किसी को टिकट दे रही है तो आईएसआई का प्रमाण लग गया कि वो सही आदमी है। लोग तो यही कहते हैं। मदन भैया क्या कहते हैं उस पर? मैं तो कभी उस दल में रहा नहीं, मैं कभी इस दल में नहीं रहा। उनके भतीजे के अपहरण का आरोप आपके ऊपर लगा था, उन्होंने आपके खिलाफ नामजद मुकदमा कराया था। उसमें बाइज्जत बरी हो गई, हम्म। उसमें हम बाइज्जत बरी हो चुके हैं न्यायालय से जो है। मुलायम सिंह यादव के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि डीपी यादव का साथ देने की जगह उन्होंने आपका साथ दिया। ऐसा क्या था मदन भैया के अंदर जो मुलायम सिंह यादव मदन भैया को बहुत मानता था? लेकिन मुलायम सिंह यादव जी बिल्कुल मुझे छोटे भाई की तरह मानते थे, और उस वक्त जो तत्कालीन प्रमुख सचिव वगैरह पूनिया जी वगैरह से यही कह के मेरा सर्वप्रथम परिचय कराया था, ये मेरे जैसे शिवपाल ऐसा मदन भैया छोटा भाई है, इसका ध्यान रखना। और इसमें कोई दो राय नहीं, सच्चे समाजवादी थे। शिवपाल यादव जी से कैसे रिश्ते हैं आपके? मेरे अच्छे रिश्ते हैं। शिवपाल यादव जी से आपकी कुछ नाराजगी हुई थी, वो कौन शख्स था जिसकी वजह से शिवपाल यादव आपको पसंद नहीं करते थे? ये जो नाराजगी है वो सब जो कृत्रिम थी जो है, समय आने पर वो भी ठीक होगी। लेकिन वो कौन शख्स था जिसकी वजह से शिवपाल आपसे नाराज हो गए थे? जिसको नेताजी पसंद नहीं करते उसको मदन भैया भी पसंद नहीं करता। उस शख्स को नेताजी पसंद नहीं करते थे, वो शख्स शिवपाल जी के थोड़े करीब चले गए थे, बस ये नॉर्मल थी। ये आपकी शादी की सालगिरह पर मुलायम सिंह जी आपको शुभकामनाएं देने आए थे घर पर। अब छोटे भाई की में शुभकामना देने नहीं आते तो कब आते? हाँ। अगर आप मुलायम सिंह के दौर को याद करते हैं तो कोई ऐसा किस्सा मुलायम सिंह से जुड़ा बताएंगे कि जिसने बड़ा प्रभावित किया आपको? मुलायम सिंह जी से किस्से, सबसे महत्वपूर्ण किस्सा हमारा एक लगा जब हम अंदर से चुनाव लड़ रहे थे जेल से, तो उनके पैर में चोट लग गई, जो हमें बताया। पैर में चोट के बाद प्लास्टर चढ़ गया, और प्लास्टर चढ़ने के बाद हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम तो जेल में थे, मान लिया कि अब मुलायम सिंह यादव नहीं आएंगे, तैयारी अपनी करें जो है। मुलायम सिंह यादव जी ने खबर भिजवाई, नहीं मैं आऊँगा, और वो प्लास्टर चढ़े आए, और प्लास्टर चढ़े आते नहीं, और जो उनका संबोधन था उससे लोग इतने भावुक हो गए हैं। उन्होंने जब उस वक्त कहा लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब देख लिया, अब आपके कोर्ट में आया, मुझे निराश ना करना, और लोगों ने निराश नहीं किया। उस वक्त सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से जेल से रहते हुए हम जीते। आप जेल के अंदर से पहला चुनाव जीते थे, वो बिना प्रचार के, बिना लोगों से मिले। क्या ये बाहुबली वाली जो छवि थी, एक डर था, उसने चुनाव जिताया, या जो आपकी रॉबिन हुड वाली छवि थी उसने जो आपको चुनाव जिताया, या ये सिस्टम की कमज़ोरी थी कि भाई एक जिसके ऊपर बाहुबली का टैग है, उस समय तो मुकदमे भी आपके ख़त्म नहीं हुए थे, वो व्यक्ति जेल के अंदर से चुनाव जीत जाता है? ऐसा क्या था मदन भैया के अंदर? अगर सिस्टम की कमी होती तो उस वक्त हमारी मीटिंगों में रैला ना उमड़ता, और उस वक्त के जो तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मेरे बहुत अच्छे संबंध बाद में हो गए थे उनसे, हैं, वहाँ पर केवल पुलिस ही पुलिस ना होती, जनता नहीं थी। अच्छा, वो दौर था मदन भैया जी कि उस वक्त जिसके नाम से पहले बाहुबली जुड़ जाता था, लोग बड़े इम्प्रेस होते थे उससे, और उसकी एक झलक पाने के लिए लोग आते थे ग्राउंड पे, और इसी वजह से शायद जो भी बाहुबली टाइप के लोग थे वो चुनाव ज़्यादा जीतते थे। लेकिन आज के समय में जो बाहुबल को लोग क्या पसंद करते हैं आज की डेट में, कि जो बाहुबली लोग हैं वो इनरेलेवेंट हो चुके हैं? इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो जो आपने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश केवल बाहुबली के नाम से किसी ने जीता था। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा एक भी जानकारी में बताइए कोई बाहुबल के नाम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई जीता हो? लड़े बहुत हैं, हर पार्टी से लड़े हैं, लेकिन जीता कोई नहीं। मैं खाली पश्चिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेकिन पश्चिम का हूँ, मैं पश्चिम की बात करूंगा। जैसे धनंजय सिंह भी हैं, उधर राजा भैया हैं, अब देखिए उधर पुनीत सिंह हैं। नहीं, मैं पश्चिम पे आ रहा हूँ, विनीत सिंह हैं विंध्याचल में। दूसरी चीज में मैं फिलहाल पश्चिम की बात कर रहा हूँ। द्वितीय, जो आप कह रहे हैं कि आज समय
वही तो गलती में जो एक बड़े नेता ने खतौली में कर दी थी। क्या परिणाम हुआ? आज वो सदन में नहीं है, हम सदन में हैं। अखिलेश यादव को आप कैसे देखते हैं? क्या मुलायम सिंह की जो छवि थी वो उनमें दिखाई देती है? उन्हीं की तरह वो काम कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी से मिले मुझे काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, मुलायम सिंह जी की विरासत को बखूबी संभाल रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ जो है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक किस्सा था मदन भैया जी, जिस तरह से आप मर्डर, डकैती, अपहरण, हर मुकदमे को आप कह रहे हैं कि भाई मैंने कुछ नहीं किया। हो सकता है मेरे इस सवाल को भी आप नकार दें। इंटरनेट पर भी ये सवाल उपलब्ध है कि भाई विधानसभा के अंदर आपने डीपी यादव को थप्पड़ मार दिया था और उसकी गूंज इतनी फैली कि मुलायम सिंह खुश हो गए थे। क्या वाकई ये किस्सा सच्चा है या ये भी झूठा है? बिल्कुल। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ना हिंसा में यकीन रखते थे, ना मदन भैया हिंसा में यकीन रखता है, बस मैं ये कह सकता हूँ। और डीपी यादव जी से मेरे अच्छे संबंध हैं। अदावत किस बात को लेके थी डीपी यादव से आपकी पुराने टाइम में? नहीं, देखिए, अदावत कोई नहीं थी जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है जो है। ये एक जातीय संघर्ष था उस समय का, और हम जैसे चाहते हैं, हम जातीय संघर्षों को टालना चाहते हैं। हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह से गुजरों के किसी नेता की या गुजरों की किसी चीज़ की जनहानि हो, चाहे वो खेकड़ा हो, चाहे वो दादरी हो। तो अदावत कुछ नहीं थी हमारी। तो वो आज भी हमारी परंपरा वही है। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी जाति विशेष का व्यक्ति जो है किसी जाति अनुवाद में कोई भेंट चढ़ जाए। मदन भैया जी, आप अपने आप को गुर्जर बिरादरी का नेता मानते हैं, आरएलडी का नेता मानते हैं? एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये जोड़ूंगा कि कभी गुर्जर बिरादरी को लेकर बात आ गई तो अपने आप को आप गुर्जर बिरादरी का नेता कहेंगे या आरएलडी का नेता कहेंगे, या पार्टी लाइन से हटकर बात करेंगे? देखिए, तो समय बताता है, समय बताता है। ये एक बहुत बड़े चिंतक ने कहा है, जब कभी जो है जिसे कहा गया देश हित की बात आ जाए तो प्रदेश को दरकिनार कर देना चाहिए, और प्रदेश की बात आ जाए तो क्षेत्र को दरकिनार करना चाहिए। लेकिन अगर इतना बड़ा इशू नहीं है, छोटा इशू है, तो निश्चित रूप से पहले आदमी अपने घर, अपनी जाति, अपनी धर्म, अपने संस्थान पर गर्व करना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि 2027 के चुनाव से पहले कहीं ठाकुर पंचायत कर रहे हैं, कहीं ओबीसी समुदाय पंचायत कर रहा है, और मतलब हर जाति है, कहीं कश्यप जाति। उधर आपने पूर्वांचल में देखा होगा कि जो राजभर हैं, निषाद हैं, हर कोई भारतीय जनता पार्टी को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई 2027 के चुनाव में अगर आपने हमारा ध्यान नहीं रखा तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर बिरादरी जो है, जिसको मायावती ने सबसे पहले समझा, और गुर्जर बिरादरी को उसने प्रमोट भी उसने बहुत कुछ किया। आपको लगता है कि आपको भी अपनी ताकत दिखानी होगी, या बिना ताकत दिखाए भारतीय जनता पार्टी आपको वो सब कुछ दे देगी जो आपको चाहिए? नहीं, देखिए, मैं आरएलडी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी से मैं कुछ नहीं मांग रहा। मैं राष्ट्रीय लोकदल में हूँ, जो कुछ मुझे देगा राष्ट्रीय लोकदल देगा, नहीं देगा तो राष्ट्रीय लोकदल नहीं देगा। तो राष्ट्रीय लोकदल से क्या बात आपकी होती है कि भी गुर्जर बिरादरी के लोगों को कितना टिकट देना चाहिए? नहीं, मेरी गुर्जर बिरादरी के लिए बात होती है, सर समाज के लिए भी बात होती है, निश्चित रूप से होती है। अब जैसे चौधरी जयंत सिंह जी को मैंने स्वयं, मतलब जो है, हमसे पूछा गया मीरापुर आप किसे लड़ाए हैं, हमने स्वयं कहा, मगर आप मुझसे पूछना चाहते तो मीरापुर में आपको गुर्जर कैंडिडेट लड़ाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर गुर्जर कैंडिडेट था, और अगर आप नहीं लड़ाएंगे गलत मैसेज जाएगा। बाकी जो पार्टी का निर्णय होगा हम आपके साथ हैं। फिर भी एक गुर्जर बिरादरी जिस पर आपको गर्व है, आपको क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी ऐसी सीटें हैं जिस पर गुर्जर हार और जीत तय करते हैं? कहा जाता है कि उन सीटों पर गुर्जर जिसके साथ जीत का हाथ उसके हाथ। देखिए, ये सवाल आप केवल गुर्जरों से ही ना पूछिए, ये जो है जो दबी कुचली जातियां थी उनसे पूछिए, हैं, जिनको कम से कम 200 साल दबाया गया, और वो धीरे धीरे उभर रही हैं और अपनी अस्मिता को पहचान रही हैं। उसमें एक गुर्जर भी है। मैं इसमें अकेले गुर्जरों का कोई दोष नहीं देना चाहता, जो बहुत दबे कुचले थे,
लेकिन वो आज अपनी अस्मिता को पहचान रहे हैं और वो अस्तित्व की लड़ाई में धीरे धीरे धीरे, मैं नहीं कह रहा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यार, निश्चित रूप से। और निश्चित रूप से इनका जो सुनहरा भविष्य है। कितनी सीटों पर आपको टिकट मिलने चाहिए? अब ये तो हम नेता से बात करेंगे। निश्चित रूप से चुनाव में अधिकतम जो है टिकट की हम जो है मांग करेंगे। 2027 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि आरएलडी का जो भाजपा के साथ गठबंधन है वो रहेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है मेरा कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जो जहां आरएलडी का गढ़ है लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो एडजस्टमेंट कैसे होगा? गुणा गणित तो अभी से आपने भी पढ़ाने शुरू कर दिए होंगे, पॉलिटिकल आदमी हो आप। देखिए, बड़े नेता की एक मजबूरी हो जाती है, बात वो सर समाज की करते हैं लेकिन जाति पे आके टिक जाती है। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल अन्य जातियों का भी जो है नेतृत्व करता था, जो करता है और करता रहेगा। एक सवाल मेरा लोनी को लेकर है। यहाँ पर एक नंद किशोर गुर्जर हैं, एक ज़माने में आपके शिष्य थे। मुझे याद है शंभू दयाल डिग्री कॉलेज में का जो चुनाव था उसमें नंद किशोर गुर्जर ने आपकी मदद मांगी थी और आपने भी आशीर्वाद दिया था। लेकिन धीरे धीरे नंद किशोर गुर्जर की जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ती चली गई, ऐसा आप कहते हैं, लोग भी कहते हैं। फिर आप दोनों के बीच में गर्मा गर्मी भी हुई, बयानबाजी का दौर उधर से भी शुरू हुआ, इधर से भी शुरू हुआ। लेकिन आज आप दोनों एनडीए के साथी हो, तो अब दोनों के बीच रिश्ते कैसे हैं? देखिए, रिश्ते हमारे जो है ना कभी अच्छे ना खराब। कबीरा खड़ा चौराहे पे वो कहा है, मांगे सबकी पैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सवाल ये, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। उस वक्त हमारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे और वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। निश्चित तौर से जो है अब हम खुद भारतीय जनता पार्टी के हिस्से हो गए हैं। अच्छा मदन जी, गुर्जर पॉलिटिक्स में आपका कितना रोल है? जहाँ तक आरएलडी के बारे में कहा जाता है, आरएलडी जाटों को ज़्यादा तवज्जो देती है, बाकी जाति को कम देती है। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है। मैं वही तो कहा, नेता फिर जो है, जैसे अभी आपने कहा, आप कहने लगते हैं कि जाटों के गढ़ में बीजेपी क्यों जीत रही है, तो ऐसा नहीं है। और सवाल ये है, कहाँ तवज्जो दे रहे हैं? एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, वो दलित बना दिया, जाट तो नहीं बनाया। चलो गुर्जर नहीं बनाया, वो बात दूसरी है, जाट तो नहीं बनाया। एक ही तो एक सदस्य मिला था जो है, वो भी दलित को दे दिया, तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक परसेप्शन है आरएलडी के बारे में, वो परसेप्शन कितना सही कितना गलत है कि वो सिर्फ वो जाटों पर ज़्यादा फोकस करती है? अब मैं खुद स्वयं कहा ना, ये कि थोड़ी मजबूरी भी है। एक्चुअली लोकतंत्र में दिमाग नहीं गिने जाते, सिर गिने जाते हैं, ये तो आप भी जानते हो। जो है अब आप कितना ही ज्ञानी व्यक्ति ले आओ, और लेकिन सिरों के मामले में अगर वो हार जाता है तो ये कहेगा हारा हुआ, तो ये मजबूरी मान लीजिए। लेकिन आरएलडी को थोड़ा सा आगे बढ़कर सोचना चाहिए कि आप देखिए, अखिलेश यादव की राजनीति को आप समझिए, मुलायम सिंह की, मुलायम सिंह के बारे में, हालांकि मुलायम सिंह की बात नहीं करूंगा मैं, अखिलेश यादव की बात करूंगा। मुस्लिम और यादव समीकरण उनका सबसे कॉकटेल वोट बैंक था। लेकिन जब से बीजेपी ने ओबीसी और माइनस जाटव की, दलितों की राजनीति करनी शुरू की, तो बीजेपी को लाभ हुआ। अब अखिलेश यादव उसी पॉलिटिक्स पर आ गए हैं। 2024 में उन्होंने मुसलमानों को कम टिकट दिए, यादवों को कम टिकट दिए, दलित, ओबीसी और दूसरी जातियों को ज़्यादा टिकट दिए, तो उसका रिजल्ट सामने आया। अगर आरएलडी भी इसी पैटर्न पर काम करती है तो आपको लगता नहीं कि आरएलडी का भविष्य अच्छा रहेगा पश्चिम में? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। जब हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे आरएलडी के साथ, तब माननीय अखिलेश यादव जी को हमने ये अप्रोच दी। हम जैसे और लोगों से भी उन्होंने सलाह ली होगी। हमने ये कहा था कि देखिए, कुछ लोगों को आप सरकार में आ जाओ तो भागीदारी ज़्यादा दे दीजिए, लेकिन जनरल चुनाव में उनकी थोड़ी भागीदारी कम रहेगी। देखिए, आपने देखा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, विधानसभा में रिजल्ट बहुत अच्छा आया। वो दुर्भाग्य से हम जो है, हम थोड़ी सी मतों से रख दिए गए हैं। तो वो सुझाव जो है हम जैन जी को भी देंगे, अगर मानेंगे तो।
और जयंत जी आपको सुझाव नहीं माने तो रहेंगे पार्टी में? देखिए, पार्टी विचार विमर्श की होती है। अब पार्टी में तो उन्होंने मीरापुर की भी नहीं मानी हमारी, लेकिन हम पार्टी में हैं। अपना सुझाव मजबूती से देना चाहिए, लेकिन बहुत सुझाव देने पड़ते हैं, सारे सुझाव तो माने नहीं जाते, कुछ अपनी भी मजबूरियां होती हैं। मुलायम सिंह को आप बहुत मानते हैं, मुलायम सिंह जी को। अगर उनके बेटे अखिलेश यादव को मदन भैया की ज़रूरत पड़ी और अखिलेश यादव ने कहा कि भाई मदन जी आप मेरे साथ आइए, तो क्या अखिलेश यादव के साथ जाएंगे आप? देखिए, हमारा खुला खेल फर्रुखाबादी है। हम कभी पार्टी लाइन से अलग नहीं हटे। सपा में रहे तो सपा के रहे, लोक दल में रहे तो लोक दल के रहे। अखिलेश यादव के कब होंगे फिर? अभी तो मुझे कुछ लग नहीं रहा। 2027 के चुनाव में लग नहीं रहा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं आपको? तो अच्छी बात है, जो है धन्यवाद देने जरूर जाऊंगा बुके लेके। अभी नहीं लग रहा आपको कुछ? नहीं, मैंने अभी इसमें मंथन नहीं किया। योगी जी और अखिलेश यादव के बारे में कुछ कहना हो तो दोनों के बारे में एक शब्द बताइए। योगी जी एक व्यक्तिगत ईमानदार व्यक्ति हैं। व्यक्तिगत ईमानदार, जो कि कलयुग में होना बड़ा कठिन है। अब जब इतने बड़े संगठन को चलाना होता है तो बहुत चीज़ें होती हैं जो है, और इसमें कोई दो राय नहीं। आज उत्तर प्रदेश के दो लोग प्रदेश में से अलग देश में देखे जा रहे हैं। उसमें एक योगी आदित्यनाथ जी हैं और एक अखिलेश यादव जी है। ये कड़वी सत्य है कि ऐसा नहीं है कि हम योगी जी को कहें तो अखिलेश जी जीरो हैं, या अखिलेश जी को कहें तो योगी जीरो है। दोनों नंबर 1 पे है, बराबर की टक्कर है। लेकिन ये बड़ी बात है, बिल्कुल आरएलडी में रहकर आप अखिलेश यादव की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। तारीफ नहीं कर रहे, सच्चाई बयान कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हम हुए, राजभर जी हुए, हम लोग तो मतलब जो एक तरह से जो है सहयोगी है ना। मुख्य लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी में होनी है। तो उसे देखिए, जब आपने कहा सत्य बताना तो सत्य बता रहे हैं। आप कहो पार्टी लाइन से, पार्टी लाइन से बता देंगे। और सहयोगियों की मजबूरी भी होती है भाई, कब किसके साथ चले जाएं, इसलिए किसी की बुराई भी नहीं कर सकते। नहीं, बुराई की तो हमने खुद किया, हमने कि हम पार्टी लाइन से अलग हटते नहीं है। वोट देंगे तो आरएलडी को देंगे। आरएलडी को दिया राज्यसभा में वोट। राज्यसभा में जिस कैंडिडेट को आरएलडी ने कहा उसको हमने वोट दिया, क्यों हम पे भीतरघात नहीं होती। भीतरघात का व्यक्ति मदन भैया नहीं है, खुला खेल फर्रुखाबादी करते हैं। अच्छा, अखिलेश जी के बारे में एक बात कही जाती है कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो एक टैगलाइन लग जाती है कि जंगल राज। क्या आपको लगता है कि वाकई समाजवादी पार्टी की सरकार में जंगल राज हो जाता है, गुंडे हावी रहते हैं, अराजकता फैल जाती है? अब ये सवाल तो देखिए आप सपा के लोगों से पूछिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, मैं नहीं बता पाऊंगा। समाजवादी पार्टी में आप रह चुके हैं? नहीं, रह चुके हो ना। आज राष्ट्रीय लोकदल संबंधित पूछे, मैं जवाब दूंगा। तो यानी कि मदन भैया को लगता है कि अराजकता नहीं थी समाजवादी पार्टी में? इतने में था, इतने तो थी नहीं। अच्छा। अब बाद का मुझे पता नहीं, मैंने फिर देखा नहीं, क्यों हम आगे चलते रहते, पीछे मुड़ के नहीं देखते। योगी सरकार का जो परसेप्शन है उत्तर प्रदेश में, एनकाउंटर पॉलिसी, हाफ एनकाउंटर, इसके बारे में क्या विचार है मदन भैया का? क्योंकि आपने अपराध को बहुत नज़दीक से देखा है और आपके दौर में हाफ एनकाउंटर नहीं होते थे, फुल एनकाउंटर होते थे। आज हाफ एनकाउंटर की ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, मैंने खुद कहा, मेरा स्वयं कहना यह है, सवाल हाफ एनकाउंटर है, एनकाउंटर का नहीं है। अपराधी, हम महात्मा गांधी के उपदेशों को मानने वाले हैं, जो है अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। अपराधी को हर तरह से मौका दीजिए, सुधारने का भी, नहीं सुधरे तो उसे सही सुधारने का, वो दोनों चीज़ जायज़ हैं। लेकिन जो है, ये सही सुधारना क्या होता है मदन भैया जी? अब सही सुधारना सब सुधारने वाले समझ गए। नहीं, मदन भैया के स्टाइल में सही सुधारना क्या होता है? वो हम समझ गए, समझने वाले। नहीं, मैं नहीं समझा। नहीं, आप ना ही समझे तो अच्छा है। लेकिन समझाइए, मैं आपके इलाके में आया हूँ, आपकी कोठी के बाहर आया हूँ और यहाँ पर पूरा एक कुछ तो पर्सन मार चक्कर चिन्ह रहने दीजिए। तो मतलब उत्तर प्रदेश में योगी जी की एनकाउंटर पॉलिसी से आप खुश नहीं है? नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है इनकी भी ये पॉलिसी है या नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। अखबारों में पढ़ते होंगे ना आप कि भाई आज इस जिले में मारा गया। देखिए, जब आदमी विधायक या सांसद हो जाता है तो वो कानून पढ़ता है।
अखबारों में क्या आता है सवाल उस चीज़ का नहीं है। तो मैंने कोई ऐसी अधिसूचना नहीं देखी कि हाफ एनकाउंटर करो या फुल नहीं, अधिसूचना नहीं देखी आपने, लेकिन खबरें तो सुनते होंगे ना आप कि भाई फलाने जिले में कानून के खिलाफ कुछ काम हो रहा है तो पुलिस के खिलाफ भी काम होगा, निश्चिंत होगा। आप हमें बताइए, एक दो उदाहरण हमें बताइए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा और उस पर जांच करा दूंगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ जो भी कह रहा है गलत या सही हो रहा है, मैं तो अखबारों में की जो हेडलाइंस होती हैं, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर टीवी में, हर अखबार में खबरें आती हैं कि इस जिले से आप इतने बदमाशों की टांग टूट गई, आज इतने की टांग टूट गई। देखिए, इसका मतलब है कि अपराध बढ़ रहा है। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये फ़ायदा भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं, ऐसा नहीं है। ये केवल ये काम करते हैं कि बड़ा मीडिया कोई बात नहीं उठा रहा तो अपनी बात कहने का एक पॉजिटिव माध्यम है, लेकिन एक नेगेटिव माध्यम भी है कि हम अपनी बात को नेगेटिव भी कितना बढ़ा सकते हैं। तो इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि भाई अपराधियों को गोली मारने की बजाय आप उनको महात्मा गांधी की तरह समझाइए, उनको मौका दीजिए, जैसे आप उस दौर में महेंद्र फौजी, सतवीर गुर्जर को मौका देते थे कि भैया शांत हो जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, गोलियां मत चलाओ। देखिए, शासन में दोनों पहलू चलते हैं। देश को आज़ादी में भी दो पहलू चले थे। महात्मा गांधी का अहिंसा का पहलू चला था, तो भगत सिंह का बम क्रांति भी चली थी, चंद्रशेखर की पिस्तौल क्रांति भी चली थी। तो दोनों बैलेंस करने जरूरी है। किसी भी एक चीज़ के बारे में कहना अति हो जाएगी। योगी जी से आपको डर नहीं लगता? क्योंकि आपकी बाहुबली वाली छवि है, आपको लगता नहीं कि किस दिन बुलडोजर आपके घर पे भी आके खड़ा हो जाएगा? देखिए, योगी जी पहले संत हैं। हाँ। संतों से किसी को डर लगता होगा? संत हाँ। तो अभयदान देते हैं, अभयदान। तो संत के रूप में योगी जी ने आपको अभयदान दे दिया है? नहीं, पहले से अभयदान है, पहले से अभयदान है। क्या आप ये देखिए, जो है क्या लोनी के चुनाव में अभयदान नहीं था क्या? जो है क्या पुलिस की कोई उसमें तानाशाही हुई तो बताइए। वो तो जहाँ पर हाई लेवल से जो हुआ उस हाई लेवल पर हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए कभी हम पीला पंजा नहीं आया अभयदान की वजह से। पीला पंजा क्यों आएगा? पीला पंजा क्यों आएगा भाई? योगी जी का अपराधियों से योगी जी का पंजा नहीं, वो शासन का पंजा है। शासन का पंजा है। ये तो एक मतलब जो प्रतिक्रियाएं चल गई योगी जी का थोड़ी शासन में है। क्या बुलडोजर किस शासन में नहीं चले? खुद हमें मालूम है। जो है हमने लोनी में जो है मायावती जी की सरकार थी, जो है लोनी नगर पालिका पे अवैध कब्जा होगा, हमने विधानसभा में सवाल उठाया था। तो वही पीले पंजे ने जो है मतलब जो है अतिक्रमण कर हमें जो चिट्ठी गई थी, शाम तक आपका अतिक्रमण ढा दिया गया है। जो है तो उस वक्त तो योगी जी नहीं थे। ये एक शासन का एक तरीका है, बस सही हो, सत्य हो, गलत ना हो। अच्छा, योगी जी की सरकार के बारे में एक परसेप्शन है कि भाई यहाँ पर अधिकारियों की ज़्यादा चलती है, नेताओं की नहीं चलती। ये क्या कहानी है? कुछ सवालों का जवाब नहीं दूंगा मैं। लोनी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, अपनी सरकार को हमेशा घेरने का काम करते हैं, कभी किसी कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। तो क्या सही करते हैं वो? देखिए, हम भी घेरते हैं, लेकिन जब विपक्ष में होते हैं जब घेरते हैं, ऐसा घेरते हैं जवाब नहीं बनता है। अब सरकार की कुछ तो मर्यादाएं हमें पालन करनी पड़ेगी। उनके खिलाफ कभी भाजपा संगठन भी कार्रवाई नहीं करता? अब वो भाजपा के लोग जाने। इस बार मदन भैया चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? लोनी से लड़ेंगे या जो पश्चिम में आपकी जो सीट है जहाँ से पार्टी कहेगी? मदन भैया के दिल में क्या है? मदन भैया के दिल में पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। खतौली में आपने देख भी लिया। पूर्वांचल के दो डॉन के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। अतीक अहमद का मर्डर कैसे हुआ, सबने देखा, उसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप? जितनी आपको जानकारी उतनी मुझे जानकारी है। मदन भैया को अंदर की जानकारी कुछ नहीं है उसमें? नहीं, अंदर की नहीं, ना मैंने कोशिश करी जानकारी करने की मुझे। जो पूर्वांचल के डॉन कहे जाते हैं, ब्रजेश सिंह, धनंजय जौनपुर से, उन दोनों से कैसा रिश्ता है आपका? देखिए, जो हाउस में आ गया, आप जो पंचायत का हिस्सा हो गया, आप ये तो नहीं कह सकते कि पंचायत में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। पंचायत का व्यक्ति तो मुख्यमंत्री से मिलेगा, हमसे मिलेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं। जब इतने सारे बाहुबली मिलते हैं तो बातचीत क्या होती है सबके? बातचीत विकास की। अच्छा,
कि आपके क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो रहा है या हमारे में? मजाक कर रहे हैं आप ये? नहीं, हकीकत में पूछ लीजिए। जब बाहुबली मिलते हैं तो पूछ विकास की लीजिए, बात होती है। पूछ लीजिए, और क्या, पूछ लीजिए। देखिए मेरे कैमरामैन भी हंस रहे हैं, यहाँ जो आपके लोग बैठे वो भी हंस रहे हैं। पूछ लीजिए, विकास की बात होती है कि कौन ज़्यादा विकास करा रहा है। ये बात नहीं होती कि आजकल भैया कौन सा गैंग कितना मजबूत है, कौन से नए नए मार्केट में हथियार आए हैं। गैंगों का तो लगभग अस्तित्व खत्म है। ये जो है इसमें कोई दो राय नहीं है, मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। गैंगों का अस्तित्व खत्म है। कुछ जो गैंग बनाना चाह रहे हैं राजनीति का चोला ओढ़ के हैं, रयासा उनका हम खत्म कर देंगे। हथियार कौन सा चलाना पसंद है आपको? मैं हथियार नहीं चलाता। लाइसेंस कौन सा आपके पास? मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर हथियार कौन सा पसंद करते हैं? व्यक्तिगत कौन सा पसंद करते हैं? समय पे जो हथियार सामने आ जाए। पिस्टल पसंद करते हैं? 47? नहीं, जो सामने आ जाए आवश्यकता पे। कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी कि कभी हथियार सामने आ गया वही? नहीं, मेरे लोगों ने वो आवश्यकता महसूस ही नहीं करने दी, मुझसे पहले घेर लें। अच्छा, एक कहावत भी आपके बारे में ये है कि आपकी एक बार गांव में डेथ की खबर फैल गई थी और उसके बाद गांव में चूल्हा तक नहीं जला और कुछ लोगों को गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला। ये क्या कहानी है? नहीं, ये कहानी तो ये है जो हम पे हमला हुआ था जो है, मैं वही तो कह रहा, 1 लाख को तो पूरा पुलिस प्रशासन साथ आ गया था एकदम जो है, हमला हुआ था जो है, हमलावरों ने पूरा हमला किया था जो है। तो वो तो फिर तो निश्चित रूप से देखिए, ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन इसको कितनी बड़ी बात मानते हैं कि एक बाहुबली जिसके डेथ की खबर फैलती है और गांव में चूल्हा नहीं जला, तो ये छवि बाहुबली की ज़्यादा है या रॉबिन हुड की ज़्यादा है? देखिए, सवाल मैं ना किसी छवि पे जाता, ये लोगों का प्यार है भाई। आजकल अपना मर जाता है तो लोग दूसरे तीसरे दिन चूल्हा जला लेते हैं और पूरे गांव की ये कहानी आपके साथ खड़े हो गए आके। नहीं, तो प्यार और आशीर्वाद है। तो ये जो प्यार था ये बाहुबल से कमाया या प्यार से आपने प्यार कमाया? ये भगवान की कृपा है और भगवान जनता में घुस गया। जनार्दन के 2 नाम हैं, मालूम है आपको? एक तो जनार्दन है भगवान श्री कृष्ण के, एक जनता जनार्दन। तो हम जनार्दन के भक्त हैं जो है, तो जनता जनार्दन के रूप में जो है, जो हमें जनादेश मिलता है हम स्वीकार कर लेते हैं। आपके बारे में कहावत कही जाती है, जब आप पढ़ते थे तो 9 बार आपको स्कूल से आपका नाम काटा गया था। आखिर स्कूल में आपने ऐसा क्या किया था कि 9 बार आपका नाम काटना पड़ा? ये इंटरनेट की कुछ गलत जानकारी है। कितनी बार नाम कटा था? सही जानकारी? 1 बार भी नाम नहीं कटा। समीर, जो सम्राट मिहिर भोज हैं, उनको लेकर राजपूत और गुर्जर समाज आपस में भिड़ता रहता है। मदन भैया की क्या राय है इसमें? मिहिर भोज जी देश के आदर्श हैं, पूरे देश की धरोहर है, तो पूरे देश की धरोहर है, उसके बारे में क्या कहना। वो केवल जो है हमारे गुजरों के अकेले के नहीं है, पूरे देश के हैं। अब जैसे कल को योगी आदित्यनाथ जी के मतलब केवल ठाकुरों के नहीं हैं, वो पूरे प्रदेश के हैं। हो सके कल देश के बन जाएं। तो ये तो फिर भी क्लैश रहता है ठाकुर और गुजर नहीं, समाज। क्लैश खत्म है, फिनिश, क्लैश खत्म है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें इस क्लैश को नहीं चाहते। आपको बाराबंकी की एक घटना अभी याद होगी कि एबीवीपी के जो छात्र थे उनको पुलिस ने बुरी तरह पीटा। इसके अलावा राजभर कहते हैं कि छात्र गुंडे हैं। छात्रों को गुंडा कहना कितना सही है? देखिए, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा मुझे नहीं मालूम, पर छात्र शक्ति तो एक देश की शक्ति है। ब्रिटिश काल से लेकर अब तक के काल में जो है छात्र शक्ति से ही लोग उदय हुए हैं। तो छात्र शक्ति के बारे में तो कुछ भी कहना मेरा मानना यह गलत है। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक मूल है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू होती है। सुनील बंसल, अमित शाह और न जाने कितने बड़े बड़े नेता जो एबीवीपी से निकले हैं, उसको राजभर गुंडा बताते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा पर करारा हमला नहीं है ये, भाजपा के मूल पर? बनाया भी तो भाजपा नहीं है, ये तो उनसे पूछिए। तो राजभर को आपको लगता है कि माफ़ी मांगनी चाहिए? अब ये भाजपा वाले जिस दिन चाह लेंगे मांग लेंगे। आपको लगता नहीं कि भाजपा इसमें फंस गई है? एक तरफ सत्ता का सहयोगी, दूसरी तरफ एबीवीपी के छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं कि जब तक आप भारतीय जनता पार्टी के सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने खुद कहा छात्र शक्ति जिंदाबाद।
आप सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका सहयोग करना आपका नैतिक कर्तव्य है, उनको सलाह देना नैतिक कर्तव्य है। उसके लिए मेरे सुप्रीमो मैं टाइटल है हाँ। चौधरी जयंत सिंह जी। उन्होंने कहा है कि मतलब कुछ सवाल मेरे ऊपर छोड़ दे करो। आपसे कुछ सवाल मैं एक एक करके पूछूंगा, रैपिड फायर राउंड है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल न्याय है या आतंक है? कहीं न्याय कहीं आतंक। जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ जाना मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी? इसका कोई जवाब नहीं देंगे। अच्छा जी। नंद किशोर गुर्जर के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? नादान। अगर आज डीपी यादव से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? मिलना ही नहीं हो पा रहा। मिलेंगे तो हालचाल पूछेंगे। क्या यूपी में एनकाउंटर कल्चर सही है? मेरी जानकारी में नहीं है। आज की डेट में देश का सबसे बड़ा नेता कौन है? सारे बीजेपी को मेरे पीछे कर दोगे। इसे रहने दो जो है। क्या आप मानते हैं कि आपके नाम के खौफ से आपको वोट मिलते हैं? नहीं। क्या आप मानते हैं कि राजनीति में बाहुबल बहुत जरूरी है? नहीं। बाहुबली शब्द एक सम्मान है या ये आरोप है? ना ये सम्मान है ना ये आरोप है, ये खिस्साहट है। अब सवाल, उत्तर प्रदेश में गुर्जरों को अलग से कोई आरक्षण नहीं दिया गया है, लेकिन राजस्थान में गुर्जरों को 5% अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण दिया गया है। इसको लेकर क्या राय है? उत्तर प्रदेश में गुर्जरों को आरक्षण मिलना चाहिए? गुर्जरों को आरक्षण के लिए स्वयं हमने, जब हम तब भी सहयोगी थे जो है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी शायद जो है, हुकम सिंह जी उस वक्त जो है मंत्री थे, उस वक्त हमने गुर्जरों को 5% आरक्षण का सवाल विधानसभा में उठाया था। तो इसलिए हम तो पक्षधर हैं। लेकिन अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता। गुर्जर समुदाय की जो मांग है कि उनके आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि अदालत की जो चुनौतियां हैं उनसे बचा जा सके, इसको लेकर आपका क्या ख्याल है? नहीं, निश्चिंत होना चाहिए। एक और सवाल कि गुर्जर समाज को लेकर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर जाट और गुर्जर को लोग बहुत ट्रोल करते हैं। पहले ही बता दूं कि ये सवाल कोई मेरा नहीं है, सोशल मीडिया का है। इससे जाति की छवि को क्या नुकसान पहुंचता है? देखिए, हमने कहा है कि बहुत दिनों में धीरे 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 हम लोग समझदार हो रहे हैं। तो समय लगेगा, ट्रोल बेशक हो रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने में एक समय लगता है। आपको ध्यान हो, जब आरक्षण हुआ था कितना विरोध हुआ था, लोगों ने जला दिया था गया जो है हैं। लेकिन आज आरक्षण समय अनुकूल हो गया है हैं। और अब तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो संविदा में भी आरक्षण कर दिया है। कोई सरकार ऐसी नहीं जो आरक्षण से भग जाए। अब कोई हो तो बताइए। तो धीरे धीरे स्थितियां जो है सामान्य हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ, अपने भी समाज से और अन्य पिछड़ा समाज से हम लोग जब लड़ते हैं, हमारा समाज जब लड़ता है, तो हमें अपने आदर्श ढूंढने चाहिए। हम आदर्श ना ढूंढ के उसके बाद जब कुछ एक मुकाम पे हो जाते हैं, हम राजाओं पे लड़ने लगते हैं। हमें क्रांति नायकों पे लड़ना चाहिए। हमें धन सिंह गुर्जर जी हमारे आदर्श हो सकते हैं, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की जो है। हमारे विजय सिंह पथिक जी आदर्श हो सकते हैं जो है। तो लेकिन अफसोस जो है अन्य बिरादरियों में भी है, अन्य बिरादरियों में भी है कि केवल राजा होना ही एक पैमाना नहीं है। लोकोपरि राजा होना एक पैमाना जरूर है। और वैसे भी देखिए, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। अब तो राजा तो कोई होना नहीं है। तो इसलिए मतलब जो है, मेरी ये अपील भी है कि हम अपने आदर्श जब जो है धन सिंह गुर्जर को बनाएंगे, विजय सिंह पथिक को बनाएंगे, भगत सिंह जी को बनाएंगे, चंद्रशेखर को बनाएंगे, अब्दुल कलाम आज़ाद को बनाएंगे जो है, राम मनोहर लोहिया को बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम उस सोच की तरफ बढ़ेंगे। पंडित दीनदयाल को बढ़ाएंगे जो है, चौधरी चरण सिंह को बनाएंगे। और लेकिन हम उन्हें ना बना के हम जो है राजाओं पे उलझ जाते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पे लगता है। तो धीरे 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 अगर हमें परिपक्व होना है, मजबूत होना है, तो हमें अपने आदर्श स्थापित करने पड़ेंगे, जो आदर्श हैं निश्चित रूप से। तो ये झगड़े भी थोड़े कम हो जाएंगे। मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से बात करने के लिए।
और एक सवाल और अंत में आपसे पूछना चाहूँगा। वैसे तो सवाल मैंने आपसे बहुत पूछे, जवाब आपने अपने हिसाब से दिया, कानून के हिसाब से दिया, लेकिन आपको लगता है कि जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, अनछुए पहलू जो अभी भी बचे हुए हैं, पूछे जाने चाहिए, जिन पर आज बात नहीं कर पाया मैं? वो ऑफ द लाइन बता देंगे आपको। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत चीज़ें होती हैं, वो बता देंगे। तो चलिए, कूटनीति भी ऑफ द रिकॉर्ड चलती है ना जो है। तो दोस्तों, मदन भैया के साथ ये मेरा कोई आखिरी इंटरव्यू नहीं है। जैसे कि आपने सुना मदन भैया के मुंह से कि उनके जीवन के बहुत सारे पहलू हैं जिनके बारे में पहले हम लोग ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे। और जिस तरह से OTT अगर आप देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि सीज़न 1 और सीज़न 2, तो ये सीज़न 1 का इंटरव्यू था। जल्द ही मदन भैया के साथ मैं सीज़न 2 का इंटरव्यू लेकर आऊँगा। आप यकीन मानिए कि ये इंटरव्यू पहले इंटरव्यू से ज़्यादा विस्फोटक होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े माफियाओं के रहस्य खुलेंगे और मदन भैया के जीवन के भी बहुत रहस्य उसमें खुलेंगे, और फिर आप जानेंगे कि आखिर मदन कसाना को मदन भैया क्यों कहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी शख्सियत के साथ। नमस्कार।